नमस्कार दोस्तों। नेपाल से एक खबर आ रही है कि वहां की सरकार एक कानून लेकर आने वाली है जिसके तहत जो महिलाएं हैं उनके फॉरेन ट्रैवल के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएगा। आप यहां पर नेपाली टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हो, नेपाली वुमेन प्रोटेस्ट प्रपोज्ड ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली कौन से लॉ को प्रपोज किया गया है वहां की सरकार के द्वारा जिसको लेकर बड़ी मात्रा में वहां पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, स्पेशली महिलाओं के द्वारा। तो इसको डिटेल से देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब प्ले स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हो क्या रहा है। तो नेपाल के अंदर जो प्रोटेस्टर्स हैं, मेनली उसके अंदर आप देखोगे तो सोशल एक्टिविस्ट हो गए, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो संख्या है वो है महिलाओं की संख्या। वो यहां पर सड़कों पर उतर गए हैं, स्ट्रीट्स पर आ गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहां पर जो सरकार एक लॉ लेकर आने वाली है जिसके तहत जितनी भी महिलाएं हैं नेपाल के अंदर, उनकी अगर उम्र 40 से कम की है तो उनके ऊपर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली मैं आपको लॉ के बारे में बताऊं तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि अभी ये प्रपोज्ड लॉ है, मतलब कि ये लॉ अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो यहां पर जितनी भी महिलाएं हैं 40 साल से कम उम्र की और वो अगर कहीं फॉरेन देश जाना चाहती हैं, कहीं पर भी फॉरेन जाना चाहती हैं, तो यहां पर उनको लेटर ऑफ कंसेंट लेना होगा फ्रॉम दी गार्जियन। और आपको तो पता ही है कि यहां पर जब गार्जियन का मतलब होता है, स्पेशली हमारे साउथ एशिया के अंदर, तो जो मेल मेंबर्स हैं उनकी परमिशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, या फिर जो वार्ड ऑफिस है वहां से परमिशन लेना। तो एक तरह से यहां पर डायरेक्टली जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के ऊपर निर्भर हो जाएंगी किसी भी फॉरेन ट्रैवल के लिए। तो इसको लेकर यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका यह कहना है कि ये जो नया कानून लाया जा रहा है इसके तहत जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पुरुषों को एक तरह से ज्यादा पावर देने की कोशिश कर रहा है देश के अंदर, और वो महिलाओं के प्रति इनसेंसिटिव है। जो राइट्स और डिग्निटी मिलनी चाहिए महिलाओं को वो यहां पर देखते हुए नहीं मिल रही है, और इसी की वजह से वहां पर काफी प्रोटेस्ट हो रहा है। जो प्लेकार्ड्स हैं उसके अंदर आप देख सकते हो नेपाली भाषा में यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो इंग्लिश अर्थ है उसमें यह लिखा हुआ है कि क्या मुझे आपसे एक परमिशन लेने की आवश्यकता है, अगर मुझे सांस लेनी है तो भी यहां पर क्या मुझे आपसे परमिशन लेनी होगी या फिर किससे परमिशन लेनी होगी। तो क्लियर तौर पर वहां की जो महिलाएं हैं वो इस पर्टिकुलर कानून को रिजेक्ट करने के पक्ष में हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये हो क्यों रहा है, क्योंकि कोई भी जो कानून लाता है किसी भी देश के अंदर उसका कुछ आपको बैकग्राउंड देखना होगा, जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपको देखना होगा। तो ऑलरेडी आपको पता है कि नेपाल के अंदर इस समय पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं KP ओली, उन्होंने आपको पता होगा रिसेंटली जो वहां की संसद है, पार्लियामेंट है, उसको डिसॉल्व कर दिया था। और उसके बाद आपने देखा होगा जो मेन पार्टी है जो रूल कर रही थी, दैट इज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उनके दो हिस्से हो गए थे यहां पर, क्योंकि एक तरफ जो हिस्सा है जो KP ओली का हिस्सा है वो यहां पर डिसॉल्व के पक्ष में था, और लेकिन दूसरी तरफ एक और हिस्सा है प्रचंडा का, वो यहां पर चाहता था कि इसको डिसॉल्व नहीं किया जाए और प्रचंडा यहां पर प्रधानमंत्री बन जाए नेपाल के, क्योंकि दोनों के बीच में एक तरह से सहमति हुई थी कुछ समय पहले और दोनों पार्टी मर्ज हो गई थी। लेकिन वापस से ये जो दो पार्टी वो आपकी अलग होने जा रही हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कि नेपाल के अंदर कई सारे एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। यहां पर इन सभी चीजों को देखते हुए जो वहां की इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं वो डिफेंसिव मूड में आ गई है। अब देखिए उनका अब यहां पर यह कहना है कि देखिए ये जो लॉ है वो अभी कानून बना नहीं है लेकिन प्रपोजल में है। यहां पर होम मिनिस्ट्री इसको प्रपोजल देख रही है। अब हम इसलिए ला रहे हैं इसको क्योंकि यहां पर जो महिलाएं हैं उनका अब्रॉड काफी ज्यादा शोषण होता है, असॉल्ट किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इन सभी चीजों को देखते हुए हमें कुछ कदम लेना था और इसीलिए ये हम कदम लेने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या जो अपोजिशन पार्टीज हैं, बाकी की जो पार्टीज हैं, उनका क्या स्टैंड है उसको लेकर। तो देखिए अभी तक क्या है ना कि जो मेन पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जो दो हिस्से हो गए हैं उनके, उन दोनों में से कोई भी प्रॉपर स्टैंड नहीं ले रहा है अभी के लिए, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी चीजें क्या है, सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है उसको मैनेज करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये वाला जो कानून है, क्योंकि इस समय KP ओली प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे काफी लंबे समय से, तो यहां पर जो पब्लिक का गुस्सा है वो एक तरह से KP ओली की तरफ जा रहा है। उनकी जो पॉपुलैरिटी है ऑलरेडी जब उन्होंने डिसीजन लिया था डिसॉल्व करने का, उसके बाद से लगातार आप देखोगे तो उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है नेपाल के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं नेपाल में पिछले काफी समय
समय से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वहां पर आपको कई सारे केसेस देखने को मिलेंगे, रेप से रिलेटेड, असॉल्ट से रिलेटेड। जो एंटी वुमेन है वो एक तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है केपी ओली को। यहां पर स्पेशली बताया जा रहा है कि पिछले 10 महीने के अंदर आप देखिए 1200 से ज्यादा रेप के केसेस नेपाल के अंदर सामने आए, जिसमें माइनर्स आप देखो आधे से भी ज्यादा हैं, करीब 2/3 आपको माइनर्स, 800 आपको माइनर्स देखने को मिलेंगे, जिसको लेकर यहां पर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है वहां की सरकार पर। इनफैक्ट आप देखिए तो पिछले 2 वर्षों में बताया जा रहा है कि जो महिलाओं के प्रति जो पूरा डिस्कोर्स है वो एम्पावरमेंट और एजुकेशन को रिलेटेड नहीं है। यहां पर बार बार रेप और मर्डर को लेकर चार्जेस हो रहा है, क्योंकि जो 3 टीनेजर्स की यहां पर रेप करके हत्या कर दी गई थी नेपाल में, उसको लेकर बहुत लंबे समय तक बहस छिड़ी थी। और यहां पर आप देख सकते हो जो केपी ओली है उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो गिल्टी है उसको पनिश किया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी ऐसा बड़ा काम नहीं हो पाया है। इनफैक्ट जो नेता है आप देख सकते हो, जो होम मिनिस्टर थे वहां के राम बहादुर थापा बादल, उन्होंने कुछ इनसेंसिटिव बयान दे दिया था। आप देखो यहां पर उनका क्या कहना था कि दिस वाज नीदर द फर्स्ट केस ऑफ रेप एंड मर्डर नॉर विल इट बी द लास्ट। देखिए प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो यह बात सही है, जब तक हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे तत्व रहेंगे, कुछ ऐसे राक्षस जैसे पर्सन रहेंगे जो रेप और इस तरह की चीजें करते हैं, तब तक हमारे देश में पूरी तरह से आप सोच नहीं सकते हो कि रेप और ये चीज हट जाए। लेकिन पब्लिकली आप इस तरह से कहोगे कि ये कोई पहला केस नहीं है, आगे भी इस तरह की चीजें होंगी, तो डेफिनेट सी बात है कि जो पब्लिक का गुस्सा है वो और ज्यादा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि सरकार का क्या जस्टिफिकेशन है, क्या सरकार क्या जस्टिफाई कर रही है इस पर्टिकुलर लॉ को लाने के लिए। तो यहां पर बताया जा रहा है कि रेप के केसेस तो हो ही रहे हैं नेपाल के अंदर, लेकिन इसके अलावा अब्रॉड में अगर आप देखोगे, स्पेशली मिडिल ईस्ट में बहुत सारी जो नेपाली वुमेन है वो ट्रैफिक की जाती है, उनको भेजा जाता है इलीगल तरीके से। ऑफिशियल रिकॉर्ड आप देख सकते हो, बताया गया है कि हर रोज आप देखिए यहां पर हर रोज करीब 3 से 4 वर्कर्स ऐसे हैं, महिलाएं ऐसे हैं जो वापस आती हैं मृत्यु की जो स्टेज में, मतलब कि ऑलरेडी मृत्यु हो गई है, वो 3-4 महिलाएं रोज करीब आ रही हैं एवरेज में। और इसके अलावा बहुत सारी और महिलाएं लगातार डेली आती हैं मिडिल ईस्ट से नेपाल के अंदर, क्योंकि उनका शोषण किया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज्ड किया जाता है, फिजिकली टॉर्मेंटेड किया जाता है। इस तरह की चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं। और इसीलिए जो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स हैं उनका ये जस्टिफिकेशन आया है कि हम चाहते हैं कि ये जो कंप्लेंट्स हैं उसको किसी प्रकार से रोका जाए। ये जो जितनी चीजें हो रही हैं उसको देखते हुए हमने ये लॉ को प्रपोज किया है। जो एजेंसीज हैं, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं भेजी जाती हैं मिडिल ईस्ट में, तो एक तो ऑफिशियल तरीका होता है, जो एजेंसीज होती हैं जो भेजती हैं वहां पर काम करने के लिए, और जो नेपाली एम्बेसी है वो क्या करती है मिडिल ईस्ट में रहती है, तो उनके साथ ये कांटेक्ट में रहते हैं लगातार। तो ऑफिशियल तरीके से अगर भेजा जाए तो कोई बहुत दिक्कत नहीं आता है। लेकिन बड़ी संख्या में इलीगल तरीके से एजेंट्स के द्वारा, और इवन ये भी बताया जाता है कि भारत के थ्रू इलीगल तरीके से मिडिल ईस्ट में उनको भेजा जाता है। और एक बार वो जब पहुंच जाती हैं महिलाएं इलीगल तरीके से, तो उनके पासपोर्ट को सीज कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उनके ऊपर जो प्रताड़ना है वो महिलाओं के ऊपर की जाती है। और इसीलिए आप देख सकते हो जो ऑफिशियल्स हैं, जो सरकार है, उनका ये बयान आया है कि इस तरह का जो कंसर्न्स हैं, जो महिलाएं कह रही हैं कि ये लॉ नहीं लाना चाहिए, हम उनकी बात को समझते हैं, लेकिन यहां पर सरकार अपनी आंख को बंद नहीं कर सकती है। जब इस तरह की चीजें रिपोर्ट सामने आती हैं तो कुछ ना कुछ हमें कदम लेना होगा। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है कि सपोज कोई कदम लिया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल तरीका तो वही है, क्योंकि यहां पर जो इलीगल तरीका है तो वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्यों ना सरकार को यहां पर जो इलीगल तरीका हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन इस तरह का जो ब्लैंकेट बैन लेकर आया गया है सरकार के द्वारा, उसको लेकर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, अगर हम नेपाल के जीडीपी की बात करें तो करीब 1/3 उनकी जो जीडीपी है वो रेमिटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि 500,000 जो नेपालीज हैं हर साल बताया जाता है कि वो देश छोड़कर जाते हैं स्टडीज के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो वहां से पैसा भेजते हैं, तो उनकी जीडीपी कहीं ना कहीं इसके ऊपर निर्भर है। तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर भी कदम ऐसा नहीं उठाया जा। लेकिन नेक्स्ट अब यहां पर फाइनली कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाने वाली है अगला। तो देखिए यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक तरह का जो स्वीपिंग कंटेंट डाला गया है इस कानून के अंदर कि यहां पर किसी भी महिला को 40 साल से कम की उम्र है और उनको अब्रॉड जाना है, तो डेफिनेटली यहां पर जो मेल मेंबर है या गार्जियन है उससे परमिशन लेनी होगी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सरकार का पोजीशन है वो वीक होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से सरकार इसके ऊपर अभी साइलेंट है, ये कहीं ना कहीं जो पूरा रो है वो खत्म होते हुए नहीं दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार आगे चलकर इसको लेकर विड्रॉ करती है, अपोलोजाइज करती है, क्योंकि आप देखोगे तो वहां की जो संसद है उसमें 33%, 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन है वहां की संसद में वो आपकी महिलाओं की है।
काफी बड़ी संख्या है। लेकिन जो केपी ओली है उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर सिर्फ 2 महिला को जगह दी है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको एंटी वुमेन और जो इमेज है वो एक तरह से स्ट्रक हो गया है नेपाल के अंदर केपी ओली के ऊपर। और जो करंट प्रोटेस्ट अगर आप देखोगे नेपाल के अंदर जो चल रहा है वो पूरा पीएम्स ऑफिस से लेकर उनका जो रेसिडेंस है वहां सभी जगह इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि वी विल नॉट टॉलरेट अथॉरिटेरियनिज्म इन एनी फॉर्म। तो अब देखना होगा कि आगे ये चीजें क्या होती हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि वुमेन को लेकर इस समय नेपाल में के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह के कानून लाने की कोशिश की जा रही है। जाने से पहले क्योंकि हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, आपको यहां पर बताना है कि जो सबसे बड़ा एडवांटेज, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो क्या होता है। यहां पर 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।